नमस्कार और स्वागत है इस खास चर्चा में। आज हम क्रिस्टलीय ठोसों की अ, अंदरूनी दुनिया में उतर रहे हैं। नमस्ते। हाँ, आज का विषय काफी दिलचस्प है। खास तौर पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इनके सबसे छोटे हिस्से परमाणु, आयन या अणु ये खुद को जमाते कैसे हैं। इसे निकटतम संकुलन या क्लोज पैकिंग कहते हैं, है ना? बिल्कुल। और हमारे पास जो जानकारी है वो हमें इन कणों की इस सूक्ष्म बनावट को समझने में मदद करेगी। ये बस ऐसे ही पड़े हुए कणों का ढेर नहीं है, बल्कि एक बहुत ही व्यवस्थित दुनिया है अंदर। हाँ, और हमारा मकसद है ये पता लगाना कि ये कण, मतलब जो जगह उन्हें मिलती है, उसका सबसे अच्छे इस्तेमाल करने के लिए कैसे अरेंज होते हैं। सही। हम देखेंगे कि कितने अलग-अलग तरीकों से ये जम सकते हैं और उनकी संकुलन दक्षता, पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है। मतलब कि वो कितना स्थान असल में भरते हैं और कितना खाली छोड़ देते हैं। हाँ, बिल्कुल। श्रोताओं को ये समझने में मदद करनी है कि कुछ व्यवस्थाएं दूसरों से ज्यादा ठोस या सघन क्यों होती हैं। और ये समझना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यही व्यवस्था, यही पैकिंग सीधे सीधे पदार्थ के गुणों से जुड़ी होती है। अच्छा। कणों के बीच जो खिंचाव होता है, आकर्षण, उसे मैक्सिमाइज करने और एक तरह से सबसे कम ऊर्जा वाली स्थिर अवस्था पाने की ये एक, आप कह सकती हैं, प्राकृतिक कोशिश है। अच्छा, तो चलिए इसे खोलते हैं। ये सोचना है कितना मतलब कमाल का है कि परमाणु जितने छोटे लेवल पर भी चीजें इतनी मुनज्जम हो सकती हैं। कोई बेतरतीब भीड़ नहीं। सही कहा। और इसे आसानी से समझने के लिए हम इन कणों को एक जैसे आकार के कठोर गोलों यानी हार्ट स्फेयर्स की तरह मानेंगे। ये एक सरलीकरण है पर संरचना को समझने में बहुत मददगार है। ठीक है, तो सबसे बुनियादी स्तर से शुरू करते हैं। एक विमा में संकुलन, 1G पैकिंग, ये तो काफी सीधा लगता है। हाँ, ये सबसे सरल है। आप कल्पना कीजिए कि आपने मोतियों को एक धागे में पिरो दिया है। हम्म। हर मोती यानी हर गोला अपने दोनों तरफ के मोतियों को छू रहा है। ये बस गोलों की एक सीधी कतार है। हर गोले के ठीक दो पड़ोसी होते हैं। समझ गया, एक सीधी लाइन। अब अगर हम इन लाइनों को एक सतह पर जमाएं, मतलब 2D में। यहाँ स्रोत दो मुख्य तरीके बताते हैं। पहला है वर्गाकार निबिड़ संकुलन या स्क्वायर क्लोज पैकिंग। हाँ, इसमें हम इन 1D पंक्तियों को एक दूसरे के ठीक बगल में इस तरह रखते हैं कि हर पंक्ति के गोले उसके ऊपर और नीचे वाली पंक्तियों के गोलों के साथ एकदम सीधी रेखा में हों, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी। अच्छा, मतलब अगर पहली पंक्ति को हम ए कहें तो दूसरी तीसरी सभी पंक्तियां ठीक वैसी ही होंगी, सीधे एक के नीचे एक। बिल्कुल, तो ये ए जैसा पैटर्न बन गया। और इस व्यवस्था में अगर आप किसी एक गोले को देखें तो वो कितनों को छू रहा होता है? सबसे करीबी। वो अपने सबसे करीबी 4 गोलों को छू रहा होता है। इसीलिए इसकी समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर या CN4 होती है। और इसे वर्गाकार क्यों कहते हैं? क्या सिर्फ इसलिए कि पंक्तियां सीधी हैं? उससे भी ज्यादा। अगर आप किसी एक गोले के इन 4 करीबी पड़ोसियों के सेंटर्स को सीधी रेखाओं से जोड़ें तो आपको एक वर्ग, एक स्क्वायर बनता हुआ दिखेगा। इसीलिए इसे वर्गाकार निबिड़ संकुलन कहते हैं। लेकिन जब मैं ये चित्र देखता हूं तो ऐसा लगता है कि गोलों के बीच काफी खाली जगह छूट रही है। ये बहुत घना नहीं लग रहा, है ना? आपकी नज़र बिल्कुल सही है। ये व्यवस्था देखने में भले ही सीधी और सरल लगे, लेकिन ये जगह का बहुत अच्छा इस्तेमाल नहीं करती। गोलों के बीच में जो खाली जगह दिख रही है, वो काफी ज्यादा है। 2D में इससे बेहतर तरीका मौजूद है। अच्छा, वो कौन सा है? वो है षटकोणीय निबिड़ संकुलन या हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। यहाँ हम दूसरी पंक्ति के गोलों को पहली पंक्ति के गोलों के ठीक ऊपर या नीचे नहीं रखते, तो फिर कहाँ? बल्कि पहली पंक्ति के गोलों के बीच जो खाली जगह है, जो गड्ढे या गर्त हैं, उनमें फिट करते हैं। ओह, तो पंक्तियां एक दूसरे में थोड़ी धसी हुई सी होंगी, इंटरलॉक जैसी। हाँ, बिल्कुल। अगर हम पहली पंक्ति को ए कहें तो दूसरी पंक्ति जो इन गर्तों में बैठी है वो थोड़ी अलग स्थिति में है, तो उसे हम बी कहेंगे। ए फिर बी। हाँ। अब जब हम तीसरी पंक्ति रखेंगे तो उसके गोले फिर से पहली पंक्ति ए के गोलों के ठीक सीध में आ जाएंगे, तो पैटर्न बनता है ए बी ए बी ए बी। ठीक है, और इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? वर्गाकार वाले से ज्यादा? हाँ, ज्यादा है। इस व्यवस्था में हर गोला अपने 6 पड़ोसी गोलों को छूता है। आप देख सकते हैं कि हर गोला एक षटकोण, एक हेक्सागन के केंद्र में है,
जिसके कोनों पर 6 दूसरे गोले हैं, तो समन्वय संख्या 6 है। Cn इज इक्वल्स टू 6, जबकि वर्गाकार में Cn इज इक्वल्स टू 4 था। तो इसका मतलब ये हुआ कि षटकोणीय पैकिंग ज्यादा सटी हुई है, ज्यादा पास पास हैं गोले। निश्चित रूप से इसमें खाली जगह कम होती है और ये वर्गाकार संकुलन से कहीं ज्यादा कुशल, ज्यादा एफिशिएंट है। अच्छा, यहाँ एक और दिलचस्प बात सामने आती है जो 3D को समझने के लिए बहुत जरूरी है। इस ABAB व्यवस्था में 2 तरह की त्रिकोणीय खाली जगहें, वॉइड्स, बनती हैं। त्रिकोणीय? हाँ, गोलों के बीच में। एक वो जिनका नुकीला सिरा ऊपर की तरफ होता है, मान लीजिए A, और दूसरी वो जिनका नुकीला सिरा नीचे की तरफ होता है। ये याद रखना आगे काम आएगा। ठीक है, 1D से 2D समझ आ गया, और ये भी कि 2D में षटकोणीय ज्यादा बेहतर है। अब असली दुनिया तो 3D है, तो इन 2D परतों को एक दूसरे के ऊपर कैसे जमाएंगे? पहले आसान वाला लेते हैं, वर्गाकार परतों AAA को 3D में कैसे रखेंगे? सबसे सीधा तरीका है कि एक वर्गाकार संकुलित परत AAA के ऊपर दूसरी परत ठीक वैसी रख दी जाए। मतलब गोला गोले के ठीक ऊपर। हाँ, यानी दूसरी परत का हर गोला पहली परत के गोले के ठीक ऊपर हो। फिर तीसरी परत भी वैसे ही, चौथी भी। ये एक 3D AAA पैटर्न बन जाता है। ये कौन सी संरचना बनती है? इसका कोई खास नाम है क्या? हाँ, ये सबसे सरल 3D क्रिस्टल संरचना बनाती है, जिसे सामान्य घनीय जालक, सिंपल क्यूबिक लैटिस या SC कहते हैं। इसकी सबसे छोटी दोहराई जाने वाली इकाई, यूनिट सेल, वो आद्य घनीय यानी प्रिमिटिव क्यूबिक प्रकार की होती है। मतलब घन के सिर्फ कोनों पर कण होते हैं। और इसमें एक गोला कितने पड़ोसियों को छूता है? कोऑर्डिनेशन नंबर? इसमें हर गोला अपने 6 सबसे करीबी पड़ोसियों को छूता है। 4 तो उसकी अपनी परत में ही होते हैं, वर्ग वाले। हाँ, एक ठीक ऊपर वाली परत में और एक ठीक नीचे वाली परत में। तो यहाँ समन्वय संख्या Cn 6 है। ये तरीका बहुत सीधा लगता है परतें जमाने का, लेकिन जैसा हमने 2D में देखा था, क्या ये 3D में भी सबसे कुशल है? और क्या कोई तत्व असल में इस तरह से क्रिस्टल बनाता है? आपका संदेह सही है, ये सबसे कुशल तरीका नहीं है। जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, केवल एक ही तत्व, पोलोनियम, सामान्य तापमान पर इस संरचना में क्रिस्टलीकृत होता है। सिर्फ एक? अच्छा। हाँ, ज्यादातर तत्व इससे बेहतर, ज्यादा सघन तरीके अपनाते हैं। इसमें काफी ज्यादा, लगभग आधी जगह खाली रह जाती है। तो अब आते हैं उस बेहतर, ज्यादा कुशल तरीके पर, यानी षटकोणीय निबिड़ संकुलित, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड 2D परतों को ABAB वाली को 3D में जमाना। ये सुनने में ही थोड़ा जटिल लग रहा है। हाँ, ये समझने में थोड़ा ज्यादा ध्यान मांगता है, लेकिन यहीं असली कुशलता छिपी है। चलिए, पहली परत लेते हैं, षटकोणीय निबिड़ संकुलित, जिसे हम परत A कहेंगे। ठीक है, परत A। अब हम दूसरी परत B के गोलों को पहली परत A के गर्तों, डिप्रेशंस के ऊपर रखेंगे, ठीक वैसे ही जैसे हमने 2D में ABAB पैटर्न बनाया था। ओके, दूसरी परत पहली के गर्तों में बैठ गई, B परत A के ऊपर। हाँ, लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात होती है। जब हम परत B को परत A के गर्तों पर रखते हैं, तो परत B के गोले परत A की सभी त्रिकोणीय रिक्तियों, वॉइड्स को नहीं ढकते हैं। अच्छा, सभी को नहीं? नहीं, सिर्फ आधी ही ढक पाती हैं। और इस प्रक्रिया में 2 नए प्रकार की त्रिविमीय रिक्तियां या खाली जगहें, 3D वॉइड्स बन जाती हैं। बाप रे, 2D वाली त्रिकोणीय रिक्तियों से अब 3D रिक्तियां बन गई। ये कौन सी हैं? बिल्कुल, ये 2 प्रकार की हैं। पहली है चतुष्फलकीय रिक्ति, टेट्राहेड्रल वॉइड। चतुष्फलकीय? हाँ, ये तब बनती है जब दूसरी परत का एक गोला पहली परत A के 3 गोलों से बनी त्रिकोणीय रिक्ति या V के ठीक ऊपर बैठ जाता है। ओके। तो ये कुल मिला के 4 गोलों से घिरी होती है, 3 नीचे वाली परत के, एक ऊपर वाली परत का। अगर आप इन चारों गोलों के केंद्रों को जोड़ें तो एक चतुष्फलक, एक टेट्राहेड्रन बनता है। इसीलिए इसे चतुष्फलकीय रिक्ति कहते हैं। अच्छा, 4 गोलों से घिरी। और दूसरी है अष्टफलकीय रिक्ति, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये रिक्ति थोड़ी बड़ी होती है। ऑक्टाहेड्रल 6 वाली? हाँ, ये तब बनती है जहां पहली परत की एक त्रिकोणीय रिक्ति, मान लीजिए A, और दूसरी परत की एक त्रिकोणीय रिक्ति जो विपरीत दिशा में होगी, V,
एक दूसरे के ऊपर आ जाती हैं। ये कुल 6 गोलों से घिरी होती है, 3 नीचे वाली परत के, 3 ऊपर वाली परत के। इन 6 गोलों के केंद्रों को मिलाने पर एक अष्टफलक ऑक्टाहेड्रन बनता है। तो दूसरी परत रखते ही 2 तरह की खाली जगह बन गई, छोटी वाली चतुष्फलकीय 4 गोलों वाली और बड़ी वाली अष्टफलकीय 6 गोलों वाली। हाँ, और अब तीसरी परत कहाँ रखी जाएगी, ये इन्हीं रिक्तियों पर निर्भर करता है। यहीं से कहानी 2 अलग-अलग दिशाओं में मुड़ जाती है, जिससे 2 बहुत ही महत्वपूर्ण 3D संरचनाएं बनती हैं। ठीक है, मैं तैयार हूं। तीसरी परत रखने के ये 2 रास्ते कौन से हैं? पहला रास्ता, हम तीसरी परत के गोलों को इस तरह रखें कि वे दूसरी परत की चतुष्फलकीय रिक्तियों, टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ढकें। अच्छा, टेट्राहेड्रल वाली खाली जगहों पर। हाँ, जब हम ऐसा करते हैं तो ये पाया जाता है कि तीसरी परत के गोले ठीक पहली परत लेयर ए के गोलों के ऊपर आ जाते हैं। क्या मतलब तीसरी परत फिर से पहली जैसी हो गई? ए फिर बी गर्तों में, फिर ए पहली के ऊपर? बिल्कुल सही। तो पैटर्न बन गया ए बी ए बी ए बी। ये ए बी पैटर्न कहलाता है। इस संरचना को षटकोणीय निबिड़ संकुलित हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड HCP कहा जाता है। HCP, ए बी पैटर्न। और क्या असलियत में धातुएं इस HCP संरचना में पाई जाती हैं? हाँ, कई महत्वपूर्ण धातुएं जैसे मैग्नीशियम यानी Mg और जिंक यानी Zn HCP संरचना में क्रिस्टलीकृत होती हैं, जैसा कि स्रोत बताते हैं। मैग्नीशियम, जिंक, ठीक है। ये था पहला रास्ता, A फिर B फिर ABC से HCP। अब तीसरी परत रखने का दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा रास्ता, हम तीसरी परत के गोलों को दूसरी परत के अष्टफलकीय रिक्तियों ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के ऊपर रखते हैं। अच्छा, इस बार चतुष्फलकीय पर नहीं बल्कि अष्टफलकीय रिक्तियां पर, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पर। हाँ, जब हम ऐसा करते हैं तो एक दिलचस्प चीज होती है। तीसरी परत के गोले न तो पहली परत ए के गोलों के ठीक ऊपर आते हैं और न ही दूसरी परत बी के गोलों के ठीक ऊपर। तो ये एक बिल्कुल नई स्थिति में होते हैं। इसीलिए इस तीसरी परत को हम सी कहते हैं। ए फिर बी फिर सी, आगे क्या? आगे जब चौथी परत रखी जाती है तो वो पहली परत ए के गोलों के ठीक ऊपर आती है, तो पूरा पैटर्न बनता है ए बी सी ए बी सी। ए बी सी, ये संरचना क्या कहलाती है? इस संरचना को घनीय निबिड़ संकुलित क्यूबिक क्लोज्ड पैक्ट कहा जाता है और गहराई से विश्लेषण करने पर पता चलता है कि ये संरचना असल में वही है जिसे हम फलक केंद्रित घनीय फेस सेंटर्ड क्यूबिक संरचना के नाम से जानते हैं। अरे वाह, सीसीपी और एफसीसी एक ही चीज है? हाँ, एफसीसी तो बहुत सुना है। कौन सी धातुएं इस सीसीपी एफसीसी संरचना में मिलती हैं? हाँ, ये बहुत आम संरचना है। कॉपर Cu, सिल्वर Ag, गोल्ड ऑरम, एल्यूमिनियम Al, निकल Ni, ऐसी कई जानी मानी धातुएं इसी एफसीसी या सीसीपी संरचना में क्रिस्टलीकृत होती हैं। वाह, ये तो कमाल है। सिर्फ तीसरी परत कहाँ रखी जाती है? टेट्राहेड्रल रिक्ति के ऊपर, जिससे ए बी पैटर्न और HCP बना, या ऑक्टाहेड्रल रिक्ति के ऊपर जिससे ए बी सी पैटर्न और CCP FCC बना? इसी से पूरी संरचना बदल जाती है। हाँ, है ना दिलचस्प। लेकिन यहाँ एक हैरान करने वाली बात है, इन दोनों संरचनाओं में HCP और CCP FCC में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? क्या वो भी अलग है? ये वास्तव में एक बहुत ही आकर्षक बिंदु है। हालांकि स्टैकिंग का पैटर्न ए बी बनाम ABC अलग है और क्रिस्टल की सिमेट्री भी अलग है। HCP षटकोणीय है, FCC घनीय है, लेकिन दोनों ही मामलों में प्रत्येक गोला 12 पड़ोसी गोलों से घिरा होता है। दोनों में 12? हाँ, 6 गोले उसकी अपनी परत में होते हैं, 3 गोले ठीक ऊपर वाली परत में और 3 गोले ठीक नीचे वाली परत में। तो HCP और CCPFC दोनों के लिए समन्वय संख्या 12 है। 12? ये सामान्य घनीय संरचना की 6 से ठीक 2 गुना है। ये तो वाकई निकटतम संकुलन या क्लोज पैकिंग लगता है। बिल्कुल, CN = 12 उच्चतम संभव समन्वय संख्या है जब आप एक जैसे आकार के गोलों को पैक कर रहे हो। ये दिखाता है कि HCP और FCC CCP संरचनाएं कितनी सघनता से भरी हुई हैं, कण कितने करीब हैं। चलिए अब सीधे इसी सघनता को नापते हैं। संकुलन दक्षता, पैकिंग एफिशिएंसी की बात करते हैं। इसका ठीक मतलब क्या है? संकुलन दक्षता हमें बताती है कि क्रिस्टल जालक के कुल आयतन का कितना प्रतिशत हिस्सा वास्तव में कणों ने, हमारे गोलों ने घेर रखा है। और बाकी जो बच गया वो खाली जगह है, वॉइड।
हाँ, बाकी खाली जगह या रिक्ति है, इसे प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। तो जो संरचनाएं हमने देखी, उनकी दक्षता क्या है? सबसे कम कुशल वाले सिंपल क्यूबिक सी से शुरू करते हैं। सिंपल क्यूबिक संरचना, जिसका CN 6 था, उसकी संकुलन दक्षता सिर्फ 52.4% है। सिर्फ 52.4%। हाँ, 47.6% खाली। इसीलिए शायद सिर्फ पोलोनियम ही इसे अपनाता है। अब एक और संरचना का जिक्र अक्सर आता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक BCC। इसके बारे में हमारे स्रोतों में स्टैकिंग का विवरण नहीं है, पर इसकी दक्षता क्या है? हाँ, BCC और एक महत्वपूर्ण संरचना है, खासकर धातुओं के लिए जैसे आयरन। हालांकि ये सीधे हमारी 2D षटकोणीय परतों की स्टैकिंग से नहीं बनती। तुलना के लिए जानना जरूरी है, BCC में समन्वय संख्या 8 होती है। अच्छा, CN 8। हाँ, और इसकी संकुलन दक्षता 68% है। ये SC 52.4% से काफी बेहतर है, लेकिन अभी भी लगभग 1/3 32% जगह खाली है। और अब वो दोनों चैंपियन HCP और FCCP, जिनकी कोऑर्डिनेशन संख्या 12 थी, उनकी दक्षता क्या है? यहां आता है शिखर। HCP और FCCP दोनों की संकुलन दक्षता 74% है। 74%। हाँ, और ये गणितीय रूप से सिद्ध है कि समान गोलों के लिए ये अधिकतम संभव पैकिंग दक्षता है। इससे ज्यादा कसकर आप गोलों को नहीं भर सकते। इनमें केवल 26% स्थान ही खाली रहता है। 74%। तो ये दोनों तरीके ABAB HCP और ABCABC FCCP जगह भरने में बराबर के उस्ताद हैं। बिल्कुल। अगर हम तुलना करें, SC की 52.4%, BCC की 68% और HCP व FCCP की 74%। तो अब ये बात एकदम साफ हो जाती है कि क्यों कॉपर, सिल्वर, गोल्ड जैसी धातुएं FCC संरचना अपनाती हैं। वो उपलब्ध स्थान का सबसे बेहतर, सबसे सघन उपयोग कर रही हैं। जाहिर है, इसका उनके घनत्व, डेंसिटी और शायद दूसरे गुणों पर भी असर पड़ता होगा। निश्चित रूप से। उच्च पैकिंग दक्षता और उच्च समन्वय संख्या का मतलब है कि कण एक दूसरे के बहुत करीब हैं और उनके बीच मजबूत आकर्षण बल हैं। ये आमतौर पर उच्च घनत्व, उच्च गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट और ज्यादा कठोरता, हार्डनेस जैसे गुणों से जुड़ा होता है। संरचना सीधे तौर पर पदार्थ के भौतिक गुणों को निर्धारित करती है। चलिए, तो आज की इस गहरी खोज को समेटते हैं। हमने देखा कि कैसे कण 1D में एक लाइन में, हाँ, 2D में दो मुख्य तरीकों से, वर्गाकार AAA CN 4 और षटकोणीय ABAB CN 6, सही। और फिर 3D में कई तरह से व्यवस्थित हो सकते हैं। हमने देखा कि कैसे 2D वर्गाकार परतों की सीधी स्टैकिंग से सिंपल क्यूबिक SC AAA CN 6 दक्षता 52.4% संरचना बनती है, जो बहुत कुशल नहीं है। और फिर हमने देखा कि 2D षटकोणीय परतों की स्टैकिंग ज्यादा कुशल है, जिससे दो मुख्य संरचनाएं बनती हैं। ABAB पैटर्न से षटकोणीय निबिड़ संकुलित HCP और ABC पैटर्न से घनीय निबिड़ संकुलित CCP, या जिसे फलक केंद्रित घनीय FCC भी कहते हैं।
निश्चित रूप से उच्च पैकिंग दक्षता और उच्च समन्वय संख्या का मतलब है कि कण एक दूसरे के बहुत करीब हैं और उनके बीच मजबूत आकर्षण बल है। ये आमतौर पर उच्च घनत्व, उच्च गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट और ज्यादा कठोरता, हार्डनेस जैसे गुणों से जुड़ा होता है। संरचना सीधे तौर पर पदार्थ के भौतिक गुणों को निर्धारित करती है। चलिए, तो आज की इस गहरी खोज को समेटते हैं। हमने देखा कि कैसे कण 1D में एक लाइन में, हाँ, 2D में दो मुख्य तरीकों से, वर्गाकार AAA CN4 और षटकोणीय ABAB CN6, सही। और फिर 3D में कई तरह से व्यवस्थित हो सकते हैं। हमने देखा कि कैसे 2D वर्गाकार परतों की सीधी स्टैकिंग से सिंपल क्यूबिक SC AAA CN6 दक्षता 52.4% संरचना बनती है, जो बहुत कुशल नहीं है। और फिर हमने देखा कि 2D षटकोणीय परतों की स्टैकिंग ज्यादा कुशल है, जिससे दो मुख्य संरचनाएं बनती हैं, ABAB पैटर्न से षटकोणीय निबिड़ संकुलित HCP और ABC पैटर्न से घनीय निबिड़ संकुलित CCP, या जिसे फलक केंद्रित घनीय FCC भी कहते हैं। और ये दोनों ही HCP और FCCP सबसे ज्यादा कुशल हैं। हाँ, दोनों की समन्वय संख्या 12 है और दोनों ही 74% पैकिंग दक्षता हासिल करती हैं, जो कि अधिकतम संभव है। हमने बीच में BCC CN8 दक्षता 68% का भी जिक्र किया। तो निचोड़ ये है कि परमाणुओं की व्यवस्था वाकई बहुत मायने रखती है। ये सिर्फ क्रिस्टल की बाहरी शक्ल तय नहीं करती, बल्कि ये भी तय करती है कि वो अंदर से कितना भरा हुआ है, कण कितने पास-पास हैं और अंततः उसके गुण कैसे होंगे। एकदम सही कहा। संरचना ही पदार्थ के व्यवहार की कुंजी है। अब श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ जाते हैं। हमने अभी तक जो भी बात की वो एक आदर्श, एकदम सही क्रिस्टल की तस्वीर थी। हाँ, परफेक्ट क्रिस्टल की, हर कण अपनी सही जगह पर पूरी तरह व्यवस्थित। लेकिन असली दुनिया में ऐसा नहीं होता, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। वास्तविक क्रिस्टलों में हमेशा कुछ ना कुछ अपूर्णताएं या दोष, डिफेक्ट्स होते हैं। डिफेक्ट्स जैसे? हो सकता है कोई कण अपनी जगह से गायब हो, जिसे वेकेंसी कहते हैं, या कोई कण जालक के बीच की खाली जगह में फंस गया हो, इंटरस्टिशियल, या कोई बाहरी अशुद्धि, इम्प्योरिटी का कण आ गया हो। कई तरह के दोष होते हैं। तो सोचने वाली बात यह है, ये छोटी छोटी गड़बड़ियां, ये अपूर्णताएं इन खूबसूरत नियमित संरचनाओं पर और पदार्थ के गुणों पर क्या असर डालती होंगी? क्या वे हमेशा संरचना को कमजोरी करती हैं, या कभी-कभी वे कुछ नए, अनपेक्षित और शायद उपयोगी गुण भी पैदा कर सकती हैं? ये एक बहुत ही गहरा और महत्वपूर्ण सवाल है। क्रिस्टल दोषों का अध्ययन अपने आप में एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, जिसे डिफेक्ट इंजीनियरिंग भी कहते हैं। अच्छा। और हाँ, ये दोष अक्सर पदार्थ के यांत्रिक, विद्युत, चुंबकीय और ऑप्टिकल गुणों को नाटकीय रूप से बदल सकते हैं, कभी बेहतर के लिए, कभी बदतर के लिए। मतलब दोष फायदेमंद भी हो सकते हैं? बिल्कुल। जैसे सेमीकंडक्टर की पूरी तकनीक ही नियंत्रित दोषों, डोपिंग पर आधारित है। तो ये विचारणीय है कि परफेक्ट हमेशा बेस्ट नहीं होता। इस पर आगे सोचना वाकई दिलचस्प होगा।